अविनाश के गांव के पास एक जंगल पड़ता था। उस जंगल के बीचों बीच एक किला था। वो जो किला था वो उसके चारों ओर कुआं खुदा हुआ था जिसमें पानी भरा रहता होगा, लेकिन आज के टाइम में वो कुआं जो था वो खाली था। उस कुएं को पार कर किले में जाने के लिए एक ब्रिज था जो कि इस वक्त में काफ़ी टूटी फूटी हालत में था। अब इसकी वजह से जो किले में जाने का रास्ता था उस ब्रिज से एक बार में सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा या आ सकता था। तो वो जो किला था वो काफ़ी पुराना था। ऐसा मानते हैं कि उस किले में क्रांतिकारी जो थे वो अपनी मीटिंग किया करते थे, अपनी योजनाएं बनाया करते थे। तो एक रोज़ क्या हुआ कि उनके बारे में, उस जगह के बारे में अंग्रेज़ों को पता चल गया। तो उन्होंने वहाँ पर उन लोगों पर हमला कर दिया। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ जिसमें क्रांतिकारी और अंग्रेज़ दोनों ही तरफ के लोग काफ़ी मरे। बात करें आज की तो अविनाश जो था वो उस जंगल में तो उसका अक्सर जाना होता ही रहता था, लेकिन वो जो किला था वो कभी उस ओर नहीं गया। वहीं एक रोज़ अविनाश और उसके दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो उसके दोस्त उस किले के बारे में जिक्र करते हुए बोले, तू जानता है वहाँ पे क्या हुआ था? तो अविनाश बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, पिताजी ने मुझे सब बताया है। उस किले में क्या क्या हुआ था? पिताजी कहते हैं कि वहाँ पर आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। तो इस पर दोस्त कहता है, तू भूत प्रेत में विश्वास रखता है क्या? तो इस पर अविनाश ने कहा, मैं नहीं रखता, लेकिन मेरा परिवार जो है, मेरे पिताजी, माँ, सब इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। तो लेकिन मैं नहीं रखता। तो इस पर उसका दोस्त बोला, अरे कैसी बात कर रहा है? जब तेरा परिवार इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है तो तेरा विश्वास इन सब चीज़ों में क्यों नहीं है? तो इस पर अविनाश कहता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन तू उस किले के बारे में आज इतना कैसे बोल रहा है? तो इस पर उसका दोस्त बोलता है, अच्छा तो तुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है तो क्यों नहीं एक रात वहाँ जाकर रहता? तो इस पर अविनाश कहता है, यार ये बेकार की बातें छोड़, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अविनाश का दोस्त कहता है, रहने दे यार, तेरे पास टाइम नहीं है या तो डरता है? तू भी ना कितना झूठ बोलता है कि मेरे को तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। तो इस पर अविनाश कहता है, देख तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मुझे जब इन चीज़ों में विश्वास नहीं है तो नहीं है। तो अविनाश के जो दोस्त थे वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों नहीं हम सभी एक साथ उस किले में चलते? काफ़ी टाइम से हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं, बहुत ही बोर महसूस हो रहा है। दोपहर में चलेंगे, कैसा रहेगा? तो अविनाश सोचता है कि चलो ठीक है, अब कह रहे हैं तो चलते हैं दोपहर के वक्त। तो फिर वो सभी दोस्त दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद उस किले में घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं। और फिर जब दोपहर होती है तो खाना वाना खाकर वो सभी दोस्त किले में घूमने के लिए उस जंगल में पहुंचते हैं। तो जंगल में वो किला जो था वो जंगल के बीचों बीच था। वो लोग जो थे वो जंगल में थोड़ा भटक गए थे, उन्हें किला मिल नहीं रहा था। लेकिन आखिर में
किसी तरह ढूंढने पर उन्हें किला मिल जाता है। फिर वो सभी जो थे, वो जो किले में अंदर जाने का टूटा फूटा लकड़ी का जो ब्रिज था, उस पर से एक एक कर किले के अंदर पहुंचते हैं। तो महसूस करते हैं कि बाहर की जो आवाज़ें हैं, जैसे चिड़िया वगैरह, इनमें से किसी की भी आवाज़ अंदर किले के बिल्कुल नहीं आ रही है। किले के अंदर जो था एकदम शांत माहौल था, और जैसे कि वो सब आपस में कुछ बोलने की कोशिश करते तो एक दूसरे की आवाज़ भी उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तो एक दोस्त जो था अविनाश का, कि किला तो वाकई में बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा बनाया है। तो इस पर अविनाश कहता है, क्या खाक किला है, देख रहे हो दीवारें कैसे किस हालत में टूटी फूटी। तो तभी थोड़ा और किले के अंदर जाने लगे, तो जो सबसे पीछे दोस्त चल रहा था उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि उसके पीछे कोई है। तो वो एकदम से डर गया। तो बाकी दोस्तों के पास जाते हुए कहता है, यार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। तो अविनाश जो था उसको बोलता है, यार तू भी बेकार में डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं था तेरे पीछे। तो वो बोलता है, नहीं यार सच में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। तो अविनाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि यार तू भूत प्रेतों की बातें बहुत करता है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है, वरना कोई नहीं है। तो कहता है, अच्छा ठीक है, तो तू हम सबसे पीछे चल, मैं आगे चलूँगा तुझसे। तो अविनाश कहता है, ठीक है जैसे तेरी मर्जी। तो अविनाश अब सबसे पीछे चलने लगा। तो उसे भी एकदम से ऐसा लगा जैसे कि वाकई में उसके पीछे कोई है जो उनके साथ चल रहा है। और वो जो भी था एकदम से अविनाश के एकदम लग कर सट कर उसके पास से गुजरा हो, जैसे उसके हाथ से उस दूसरे जो इंसान था उसका हाथ टच हुआ हो। वो एकदम से ही चौंक सा गया। तो बाकी दोस्तों से बोला, यार कसम से मुझे भी ऐसा लगा जैसे कि कोई है यहाँ पर हमारे अलावा। तो फिर यहाँ पर अविनाश को डरा हुआ देख उसके दोस्त बोले, तो तू भी मानता है ना कि भूत प्रेत वगैरह होते हैं? तो यहाँ पर अविनाश बोलता है, हाँ भाई मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ कोई तो है हमारे अलावा, मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। तो इस पर उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ यार तू ठीक कह रहा है, चल चलते हैं। तो फिर एकदम से ही उनमें से एक जो दोस्त था वो अचानक से ही चीखा। तो सब मुड़कर उसकी ओर देखते हैं। तो वो बोलता है कि उसे कमर में किसी ने मारा और अब उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर बाकी दोस्त जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं कि उनके उस दोस्त की कमर पर जो था खून निकल रहा था, जैसे किसी ने मतलब कि उसको मारा हो काफ़ी ज़्यादा। तो वो सब जो थे थोड़ा डर से जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोच में पड़ गए कि इसे किसने मारा होगा। तो जो दोस्त था पहले वाला, जिसने एहसास किया था कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई है, वो कहता है, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले किसी और के साथ कोई भी बुरी घटना घटे। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगे कि एकदम से ही उनमें से एक जो था वो किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसके जो सर में थोड़ा चोट लग चुकी थी और खून निकल रहा था। ये घटना देख बाकी सभी अंदर से डर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो वो जो दोस्त था जो गिरा हुआ था
उसे अविनाश उठाता है तो वो जो दोस्त था वो कहता है, यार तुम जल्दी चलो। तो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे जल्दी जल्दी चला नहीं जा रहा है। जब से मैं गिरा हूँ मुझे अपने शरीर के अंदर बहुत ही भार महसूस हो रहा है। तो बाकी दोस्त जो थे वो उसकी मदद करते हैं चलने के लिए, और फिर वो सभी एक एक कर वो जो ब्रिज था टूटा फूटा उससे जाने लगे। तो अविनाश जो था उसे जाते वक्त कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो कह रही थी, आज के बाद यहाँ फिर कभी मत आना, नहीं तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। इतना था कि अविनाश बहुत ही ज़्यादा डर गया। और फिर वो जब लोग वहाँ से चले गए तो अविनाश अपने घर पर जाकर अपने परिवार को उस घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। तो उसके पिताजी जो हैं उसे कहते हैं कि जब हमने तुम्हें उस जगह जाने से मना किया है तो आखिर तुम वहाँ गए ही क्यों? याद रहे अगली बार वहाँ मत जाना। अविनाश अपने पिताजी की बात मान और उस रोज़ जो भी उसके साथ घटना हुई उसकी वजह से वो फिर कभी जंगल में उस किले के पास नहीं गया। वो किला आज भी उसी जगह पर है और कहते हैं कि आज भी वहाँ अगर कोई जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब ज़रूर होता है। आधी रात का वक्त था। रविंद्र आम के बागों में आज पहरेदारी पर था। ये जो वक्त था ये सर्दियों का था, इसीलिए रविंद्र ने आग जलाई हुई थी कि तभी वो देखता है कि सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी उसी की ओर आ रहा था। रविंद्र जो था उस आदमी को देख थोड़ा हैरान था कि ये इतनी रात गए कौन मेरी तरफ आ रहा है। तो वो जो आदमी था वो सीधा रविंद्र के सामने आकर खड़ा हो गया और रविंद्र से बोलता है, और भाई कैसे हो, परिवार में सब कैसा है, सब ठीक चल रहा है ना? तो रविंद्र जो था वो थोड़ा हैरान हुआ और सोच में पड़ गया, भला ये अनजान शख्स जिसे मैं आज पहली बार देख रहा हूँ ये मुझसे मेरे घर परिवार के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो वहीं वो जो आदमी था वो रविंद्र से कहता है, अरे भाई क्या बात है, किस सोच में पड़ गए, बैठने को नहीं कहोगे? तो इस पर रविंद्र कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तो वो जो आदमी था वो भी रविंद्र के साथ बैठकर चारपाई पर हाथ सेकने लगा। वहाँ 2 चारपाई थी, तो सामने वाली पर रविंद्र बैठा था और उसके सामने वाली चारपाई पर वो आदमी बैठ गया। तो फिर वो आदमी जो है रविंद्र से यहाँ वहाँ की अजीबोगरीब सी बातें करने लगा। तो वहीं रविंद्र जो था वो उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। तो इस पर वो आदमी कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे ही गांव का रहने वाला हूँ। तो रविंद्र सोचता है, ऐसे कैसे, मैं तो गांव में सभी को जानता हूँ, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है। तो वो उस आदमी से भी वही बात दोहराता है। तो इस पर वो आदमी कहता है, अरे भाई शायद तुम्हारा ध्यान नहीं होगा मुझ पर कभी गया, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तो रविंद्र जो था वो उस आदमी की बातों पर कुछ भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच रविंद्र की नज़र उस आदमी के पैरों पर चली गई। वो क्या देखता है कि वो जो आदमी था उसने अपने पैरों में ना तो चप्पल ना ही जूते पहने थे। इसी के साथ वो देखता है कि उस आदमी के पैर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पहले से बड़े होते जा रहे थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पैर यूं
धीरे धीरे अपने आप ऐसे बढ़ कैसे सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। अब क्या था, रविंद्र को उस आदमी पर जो थोड़ा बहुत शक था, वो शक पक्का होता नज़र आ रहा था कि ये आदमी ना तो मेरे गांव का ही है, ना ही कोई इंसान, बल्कि ये तो कोई भटकती रूह, भूत प्रेत वगैरह है जो यहाँ आज मुझे अकेला देख परेशान करने के लिए आया है। रविंद्र बहुत ही निडर इंसान था, इसीलिए जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके सामने जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, तो वो उस बात को महसूस कर डरा नहीं। इसी के साथ वो उस भूत से अपनी तरफ से कुछ सवाल जवाब करने लगा और उसे परेशान करने लगा ताकि शायद वो भूत वहाँ से चला जाए। लेकिन वो भूत जो था वो भी बड़ा चालाक था। वो था कि जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो अब रविंद्र जो था वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से में अकड़ते हुए उस भूत पर कहता है, तू यहाँ से जाता है या मैं तुझे बताऊँ? तो भूत जो था वो कहता है, क्यों भाई, क्यों इतना अकड़ रहे हो, ऐसा क्या ले लिया तुम्हारा? तो रविंद्र जो था वो कहता है, लिया दिया कोई बात नहीं है, तू जा यहाँ से, मुझे सोना है, नींद आ रही है। अब वो भूत जो था वो भी अकड़ने लगा, वो भी खड़ा हो गया। ऐसे कैसे चला जाऊँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। यहाँ पर भूत जो था उसे पता चल चुका था कि रविंद्र उसकी सच्चाई को जान चुका है, तो वो भी अपने रूप में आकर, डरावने रूप में रविंद्र को दबाने की कोशिश करता है। कहता है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे, नहीं तो आज तुझे ही खा जाऊंगा। रविंद्र भी यहाँ करते हुए कहता है, अरे भाई, मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दूँ तुम्हें कुछ खाने को? लेकिन भूत जो था वो तो बुरी तरीके से रविंद्र के पीछे पड़ चुका था। अब रविंद्र के दिमाग में एक बात आती है। उस आम के बाग में कुछ ही दूर उनके कुल देवता का मंदिर था। उसने सोचा, क्यों नहीं इस भूत को वहाँ तक लेके जाया जाए, फिर मेरे जो कुल देवता हैं वो अपने आप इसको यहाँ से भगाएंगे। तो इसी बात पर अब भूत से कहता है, ठीक है, तुझे खाने को चाहिए ना, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ तुझे बहुत खाना मिलेगा। अब भूत भी बिना सोचे समझे रविंद्र की बात पर यकीन कर लेता है। तो अब रविंद्र जो था आगे आगे और भूत उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों चलते चलते कुछ 10 मिनट की दूरी बाद वो जो कुल देवता का मंदिर था वो आ चुका था। तो भूत देखता है, ये क्या चीज़ है, ये तो कोई मंदिर जैसा लग रहा है। तो अब वो अकड़ कर पड़ा रविंद्र पर, बोला, तू मुझे यहाँ मरवाने के लिए लेके आया है? तो रविंद्र बोलता है, तुझे ही भूख लगी थी ना, चल तेरे को अभी बताता हूँ। ऐसा बोल वो जो था रविंद्र वो कुल देवता के मंदिर में घुस गया। तो वो जो भूत था उसे गुस्सा आ गया, तो वो भी रविंद्र के पीछे उनके कुल देवता के मंदिर में जाने की सोचता है। वो पहला कदम जैसे ही रखता है उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है। वो ज़ोरदार झटके से थोड़ा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो भूत हार नहीं मानता, वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है। तो उसे फिर से एक ज़ोरदार झटका लगता है। अब भूत जो था वो रविंद्र के कुल देवता की ताकत देख डर चुका था और वो झटपट हवा में उड़ता हुआ एक धुएं की शक्ल में वहाँ से अचानक से ही गायब हो गया। तो रविंद्र जो था उसने अपने कुल देवता की जो मूर्ति थी उनके आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। और खुशी की बात ये थी कि उस रोज़ के बाद वो जो भूत था फिर कभी आम के बाग में रविंद्र को परेशान करने नहीं आया, क्योंकि शायद उसे पता चल चुका था
कि रविंद्र के जो कुल देवता है वो कितने पावरफुल, शक्तिशाली है। ऐसे में वो दोबारा कभी अगर वहाँ गया तो शायद जिंदा ही ना बचे। उस रोज़ कल्लू की हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी, तो वो एक लाश को स्ट्रेचर पर लेकर मॉर्ग में पहुंचता है। तो वो खुद से ही कहता है, अरे यार, ये मेरे मामा ने भी मुझे कहाँ काम पर लगवा दिया। दिन रात बस लाशों से बातें करते रहो, भला ये भी कोई जगह है काम करने के लिए। कल्लू स्ट्रेचर को एक साइड में ले जाकर लगा देता है। तो जैसे ही वो जाने लगता है, वो देखता है कि एक दूसरी लाश जो थी मॉर्ग में, उसके चेहरे की चादर थोड़ी नीचे की ओर खिसक रही थी। तो वो देख थोड़ा हैरान हुआ, ये अपने आप कैसे हो गया। तो वो जाकर उस लाश के चेहरे को वापस से ढक देता है कि तभी मॉर्ग में जो लाइट थी वो धीरे 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 डिम होती चली गई। ये देख कल्लू थोड़ा घबराने लगा और वो घबराहट में अपनी जेब से शराब की एक बोतल निकालता है और उसे झट से पी लेता है। और फिर वो जैसे ही जाने लगता है कि तभी एक डेड बॉडी अचानक ही उठकर बैठ जाती है। ये देख कल्लू पसीने पसीने हो गया और उसके हाथ से उसकी शराब की बोतल भी फर्श पर गिर गई। वो चीखते हुए जैसे ही दरवाजे की ओर भागता है तो सामने से डॉक्टर सीधा आते हैं और उससे टकरा जाते हैं। कल्लू जो था डॉक्टर को सब बताता है। कल्लू कहता है, सर, अभी एक लाश उठकर बैठ गई और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर पहले कल्लू की ओर देखते हैं और फिर मुड़ में चारों ओर नज़र घुमाते हैं, तो उन्हें कोई लाश नहीं नज़र आती जो उठकर बैठ गई हो। कि तभी उनकी नज़र फर्श पर पड़ी शराब पर जाती है। तो वो समझ जाते हैं कि कल्लू शराब के नशे में बकवास कर रहा है और वो उसे उसी रोज़ धक्के मार कर निकाल देते हैं काम से। वहीं एक दूसरा वार्ड बॉय डॉक्टर से कहता है कि नहीं सर, कल्लू शायद सच ही कह रहा था। एक बार मैंने भी यहाँ मॉर्ग में कुछ अजीब सा एहसास किया है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात को वहीं काट देता है। मेरे सामने तो बोल रहे हो, किसी और के सामने मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, समझे। ये एक डरावनी और अंधेरी रात थी। इस अंधेरी रात में सुधीर उस घने जंगल में चला जा रहा था कि उसे लगता है कि अब वो थक चुका है। तो इसीलिए वो एक घने पेड़ के नीचे अपने गले से गमछा निकाल बिछा लेता है और उस पर खुद आराम से लेट जाता है। आंखें बंद की ही थीं कि तभी सुधीर को महसूस होता है कि आसपास कोई है। सुधीर जो था अपनी आंखें खोलता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। अब सुधीर जो था वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। वो गहरी नींद में नहीं सोया था अभी, इसीलिए एक बार फिर उसे वापस से ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसके आसपास घूम रहा हो। कि तभी उसे पायलों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, छम छम छम। अब सुधीर जो था वो चौंक कर खड़ा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यहाँ दूर दूर तक मेरे सिवाय कोई नहीं है। फिर ये पायलों की आवाज़, तो क्या यहाँ कोई लड़की है?
जो मुझे इस तरह परेशान कर रही है। तो वो तभी देखता है कि कुछ दूर एक लड़की आगे की ओर जा रही थी। तो वो उसे आवाज़ देना शुरू कर देता है। सुधीर जो था लगभग उस लड़की के काफ़ी करीब पहुंच चुका था कि तभी वो उस लड़की को आवाज़ देकर जैसे ही रुकता है, वो लड़की उसकी ओर पलटती है। तो वो देखता है कि उसका चेहरा जला हुआ था और वो दिखने में बहुत ही डरावनी और भयानक थी। सुधीर समझ गया कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो वो उल्टे पैर वहाँ से जाने लगा। तो वो जो चीज़ थी लड़की के रूप में, वो सुधीर की ओर बढ़ती है। तो सुधीर जो था वो थोड़ा डर जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक चाकू रखा है, जो कि उसकी दादी माँ ने उसे दिया था। सुधीर जो था उस चाकू को जल्दी से अपनी जेब से निकाल लेता है। तो वो जो डायन थी वो सुधीर के हाथ में उस चाकू को देख अचानक ही कहीं गायब हो गई, जिससे सुधीर को विश्वास हुआ कि उसकी दादी माँ जो कहती है कि इस तरीके की चीज़ें नुकीली चीज़ों से डरती हैं, उस बात पर उसे आज विश्वास हो गया था, जिससे उसकी आज जान बच गई। नेहा हॉस्टल में नहीं थी। आज हॉस्टल में पहली ही रात थी कि सोते सोते उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो वो अपने कमरे से निकल उन आवाज़ों के पीछे एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो नेहा अंदर जाती है तो वो क्या देखती है कि उस कमरे के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसका मुंह नीचे की ओर था और शायद वो धीमी धीमी आवाज़ में रो रही थी। तो नेहा जो थी उसके पास पहुंच उसके कंधे पर हाथ रख पूछती है, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो तभी वो लड़की जैसे ही अपना चेहरा नेहा को दिखाती है तो नेहा चीख पड़ती है और चीखते हुए कहती है, तुम तो भूत हो। इतना कहकर नेहा जो थी वो उस कमरे से जाने की कोशिश करती है। तो वो जो लड़की का भूत था वो नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा जो थी वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूतनी उसका हाथ छोड़ नहीं रही थी। फिर नेहा जो थी वो वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में है। तो वो अपने कमरे के बाकी लोगों से पूछती है कि वो वहाँ कैसे पहुँची। तो एक लड़की कहती है कि तुम कमरा नंबर 203 के बाहर बेहोश पड़ी थी, तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए, लेकिन तुम वहाँ पहुँची कैसे? तो इस पर नेहा उन्हें कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ भी उन्हें बताया तो वो लोग विश्वास नहीं करेंगे और वो उस बात को अपने मन में ही रख लेती है और वो फिर कभी कमरा नंबर 203 के पास नहीं गई। समुद्र में घटी एक डरावनी घटना जो कि बहुत ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब थी। उस रात वो शिप समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डाला हुआ था कि तभी मछुआरों को लगता है कि जाल में जो है कुछ फंसा है। तो सभी मछुआरे मिलकर उस जाल को ऊपर खींच लेते हैं शिप के ऊपर। तो वो देखते हैं कि
ये जाल के अंदर अजीब सी चीज़ क्या है। रात का समय था तो जो कुछ था वो थोड़ा धुंधला ही था दिख रहा। वहीं शिप का जो कैप्टन था, कैप्टन कोल्ड स्टोरेज में मछलियाँ देख रहा था कि तभी एक मछुआरा भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, सर सर जल्दी चलिए, एक मछली फंसी है, बड़ी अजीब सी मछली है। तो कैप्टन जो था उसका नाम अशोक था, तो वो मछुआरे के साथ शिप पर ऊपर पहुंचता है तो देखता है जाल में वाकई ही जो मछली फंसी थी वो बड़ी ही अजीब थी। उसको देखकर बड़ा अजीब सा एहसास आ रहा था। तो तभी उसे याद आता है कि किसी ने कहा था कि समुद्र में इस तरीके से एक बार और ऐसी घटना हुई है कि कुछ मछुआरों को एक अजीब सी मछली मिली थी। असल में वो मछली नहीं बल्कि कोई आत्मा थी। इस पर अशोक जो था वो सभी मछुआरों से कहता है कि इस मछली को जल्दी से पानी में फेंक दो। मछुआरे जो थे वो अशोक की बात मान उस मछली को वापस समुद्र में फेंकने के लिए धक्का देने लगे, लेकिन बड़ी ही अजीब सी बात हुई। पहले जब वो मछली ऊपर खींची थी उसका वज़न कुछ और था और अब धीरे धीरे उसका वज़न पहले से बढ़ता गया। तो किसी एक मछुआरे से वो मछली धकेली नहीं जा रही थी। तो ये देख अशोक और बाकी मछुआरे भी उस मछुआरे का साथ देते हुए उस मछली को समुद्र में वापस धक्का दे देते हैं। तो अशोक जो था वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना मुसीबत हो सकती है। तो ऐसा कर वो अपने शिप को वहाँ से आगे की ओर लेकर चले जाते हैं। वहीं अशोक जो था 2 हफ्ते बाद जब अपने घर पहुँचा तो वो अपने परिवार को उस घटना के बारे में बताता है। तो कहता है कि अच्छा हुआ जो हमने वक्त रहते उस मछली को समुद्र में फेंक दिया, नहीं तो वो हम सबको जान से मार देती। रजत काफ़ी देर से बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा था। आज उसे ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। वो इंतज़ार में लगा ही था कि तभी एक बस वहाँ आकर रुकती है। रजत जल्दी से उस बस में चढ़ जाता है और आगे वाली एक सीट पर बैठ जाता है। तो वो देखता है कि बस जो थी वो एकदम खाली थी। उस बस में सिवाय 3 लोगों के कोई नहीं था। एक खुद रजत, दूसरा ड्राइवर और कंडक्टर। तभी कंडक्टर जो था वो रजत के पास आता है और उससे टिकट के पैसे मांगने लगता है। रजत उस कंडक्टर का चेहरा देखता है जो कि बड़ा अजीब सा था, डरावना। ऐसा लगता था जैसे सारे भाव कहीं गायब हो, एकदम सन्नाटा उसके चेहरे पर, जिसे देख रजत थोड़ा डर सा लगा। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर कंडक्टर को दे दिए तो उसने भी उसे टिकट दे दिया। तो फिर कंडक्टर वापस ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। तभी रजत ने देखा ड्राइवर मुड़कर उसी की ओर देख रहा था और उसका चेहरा भी अजीब सा था। कोई एहसास नहीं उसके चेहरे पर, एकदम सन्नाटा छाया था। उसे अजीब सा लगा, ये कैसे लोग हैं, दोनों के दोनों अजीब सा चेहरा बनाए हुए हैं। तभी रजत देखता है कि ड्राइवर जो था उसके जो पैर थे वो गोल गोल घूम रहे थे, जिसे देख रजत को अचानक से लगा कि ये जो भी कुछ है इंसान तो बिल्कुल नहीं है,
नहीं तो किसी इंसान के पैर इस तरीके से घूम नहीं सकते। ज़रूर ये कोई भूत प्रेत है। तो यहाँ पर रजत जो था वो कंडक्टर की ओर देखकर कहता है, बस 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 यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। तो इस पर कंडक्टर बोला, ऐसे कैसे? तुमने जहाँ का टिकट लिया है बस तो अब वहीं रुकेगी। तो रजत थोड़ा घबरा जाता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि इसी में उसकी भलाई है, वरना ना जाने ये दोनों भूत प्रेत उसके साथ क्या करें। और फिर जैसे ही रजत का स्टॉप आया, रजत जल्दबाजी में बस से उतरता है और वहाँ से चला जाता है। उस रोज़ के बाद आगे कई बार और जब रजत देर से ऑफिस से छूटता तो उसने उस बस को कई बार देखा, लेकिन फिर कभी वो दोबारा उस बस में नहीं चढ़ा। अंधेरी काली रात थी। दिनेश रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रास्ते पर खड़ी उस बस पर गई। उस बस से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। दिनेश जो था उस बस में अंदर गया तो देखता है उस बस के अंदर न ड्राइवर है न कंडक्टर, लेकिन उस बस के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो बस में यहाँ वहाँ उस बच्चे को तलाशने लगा कि तभी बस की आखिर की सीट पर एक छोटा बच्चा 2 साल का बैठकर रो रहा था। दिनेश उस बच्चे के पास गया तो वो बच्चा दिनेश को देखता है। तो दिनेश क्या देखता है कि उस बच्चे की आंखें चमक रही थीं। ये देख दिनेश डर गया और वो समझ गया कि ये बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई आत्मा या भूत प्रेत है। वो बिना देर किए उस बस से नीचे उतरकर वहाँ से भाग गया। उस रोज़ तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक से अविनाश का जो स्कूटर था वो बीच रास्ते में ही खराब हो गया। वो अपने स्कूटर को देखने लगा कि तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। अविनाश जो था वो एक झटके में पीछे पलट देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी अविनाश से कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? तो इस पर अविनाश कहता है, अरे भाई, मेरा तो स्कूटर पहले से ही ख़राब है, मैं आपको क्या लिफ्ट दूंगा। तो इस पर वो आदमी कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे स्कूटर ठीक करना आता है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। तो वो आदमी जो था वो अविनाश का स्कूटर ठीक कर देता है 2 मिनट के अंदर। तो फिर अविनाश भी उसे लिफ्ट दे देता है और वहीं चलते चलते अचानक से ही अविनाश का जो स्कूटर था पहले से 2 गुना भारी होने लगा था। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था। तो तभी वो अपने मिरर में देखता है कि उसके जो पीछे आदमी बैठा है उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। तो वो चौंक कर एकदम से ही अपना स्कूटर रोक देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है उसके पीछे तो कोई नहीं है। तो वो बहुत ही स्पीड में उस रास्ते से आगे निकल जाता है और अगले दिन अपने पास ही के मंदिर में जाकर पंडित जी को उस हादसे के बारे में बताता है। तो पंडित जी कहते हैं, ऐसी चीज़ें अक्सर आपके पीछे आ जाया करती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें एक लॉकेट देता हूँ जिसे तुम हमेशा अपने गले में रखना। फिर कभी तुम्हें आते जाते रास्तों में ये बुरी चीज़ें नहीं मिलेंगी।